हेलो एंड वेलकम टू विशेष निवेश वेबिनार सीरीज। हमारी इस नई और खास पहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वेबिनार सीरीज देवेन चोकसी टीम की तरफ से हम पेश कर रहे हैं और आपको बता दें कि इस वेबिनार सीरीज में रिसर्च यानी कि डीप डाइव अंडरस्टैंडिंग की अहमियत क्या है वो आप आज समझ पाएंगे। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है करण कामदार और आज हम इस खास पेशकश में आपके साथ जुड़कर बेहद खुश हैं। देवेन चोकसी और उनकी टीम जानी जाती है अपनी दमदार उम्दा रिसर्च के लिए और उसी रिसर्च को एक नया चेहरा देगा ये वेबिनार। जी हाँ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू अनाउंस द फर्स्ट इनिशिएटिव ऑफ इट्स काइंड वेयर वी विल simply simplify the entire subject of one company, of one script, so that you can confidently invest in it. आज के इस वेबिनार में हम बात करेंगे हमारी रिसर्च रिपोर्ट की। हम बात करेंगे एक कंपनी की। देखिए, वक्त वक्त पर हमारी रिसर्च रिपोर्ट आप तक पहुंचती है। हम बेहद खुश हैं कि हमारी डीप डाइव रिसर्च को पढ़ के आपको काफी सारी अहम जानकारी मिलती है। लेकिन हमने एक चीज सोची कि जब आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़ते हैं, वहां से वन वे कम्युनिकेशन होने के बदले अगर टू वे कम्युनिकेशन हो, एक इस तरह का सेटअप डिजाइन किया जाए जहां पर आप हमसे बात भी कर पाएं। उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आ रहे हैं वो भी आप हमारे साथ शेयर कर पाएं, तो कितना अच्छा होगा। और इसीलिए इस वेबिनार को हमने डिजाइन किया है। आपको बता दें कि आने वाले वक्त में भी ऐसी कई रिसर्च हम आप तक लेकर आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। एंड वंस अगेन स्वागत है आपका विशेष निवेश वेबिनार सीरीज में। There are many such companies to come up in the series, but आज की सीरीज में जिस कंपनी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है फिनियोटेक्स केमिकल्स। फिनियोटेक्स केमिकल्स कंपनी क्या करती है, कंपनी पर हमारी रिसर्च क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, आपको किस तरह से इस कंपनी के सेगमेंट को समझना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें बारीकी से हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं पिछले 6 महीनों में जिस तरह की कंपनियों पर हमने रिसर्च किया और उन रिसर्च का जो एक रिजल्ट निकल कर आया उसके बारे में बताना चाहूंगी। एंड करण, हाय, गुड आफ्टरनून। जो कंपनियों की हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट जिन कंपनियों पर रिसर्च हमारी रिसर्च टीम ने काफी ज्यादा पैनी नजर रख कर की, उन कंपनियों ने करीब 30 से 90% रिटर्न्स पिछले 6 से 9 महीनों में दिए हैं। इसमें लार्ज कैप कंपनियां हैं जैसे कि बजाज ऑटो। इसमें कई सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिसके बारे में हो सकता है कि अ, उनकी डिटेल्स जो है वो शायद कहीं ना कहीं नजरअंदाज हो गई हो, लेकिन उन डिटेल्स को पकड़कर उन्हें समझकर उन रिपोर्ट्स में हमने निकाला है। सिर्फ बजाज ऑटो ही नहीं, हमारी इस लिस्ट में पूनावाला फिनकॉर्प, जियो फाइनेंस, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां भी हैं। और करण, आपसे समझना चाहेंगे, रिसर्च डेस्क ने इन सारी कंपनियों पर डीप डाइव रिसर्च किया है। किस तरह का परफॉर्मेंस, किस तरह के स्टैंड पॉइंट्स, किस तरह की थीसीज आप सोच रहे थे जब इन कंपनियों को पिक कर रहे थे, और किस तरह की रिसर्च और किस तरह के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स देखे आपने? हम जब भी रिसर्च करते हैं हम भी टेक अ वेरी डीप डाइव इनटू द कंपनी। कंपनी क्या करती है, कौन से बिजनेस में ऑपरेट करती है, कहाँ कहाँ से सेल्स होते हैं, कहाँ से धंधा होता है, ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेट करके देख के वी गिव अ रिकमेंडेशन on a regular basis on where you should invest to get superior returns. To give a just a small teaser of our recent returns, I would say Bajaj Auto, जैसे आपने बोला, which has given about 66% return since November. जब भी हमने इन्वेस्ट प्रो निकाला था नवंबर में, तो वो प्राइस से इट हैज़ रिटर्न 66%. टाटा मोटर्स, अनदर लार्ज कैप विच हैज़ डन रियली वेल, 47% रिटर्न्स. हमारे दिवाली पिक्स थे वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे चले हैं. प्रवेग था हमारे दिवाली पिक्स में, दैट हैज़ गॉन अप पोस्ट दिवाली पिक्स ऑलमोस्ट 50% ऑड. So that has worked out great. Even Geo Financials, which we are the only one to cover it. So that has also done fantastically well from 230 to almost 350 odd that you see now on the stock market. एब्सोल्युटली। सो ये जो क्रक्स हमने आपके सामने रखा, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि रिसर्च की अहमियत क्या है। इन्वेस्टमेंट की, निवेश की भाषा को समझने के लिए सबसे पहले रिसर्च की भाषा को समझना काफी हद तक जरूरी है। और उस रिसर्च की भाषा को लगातार हम समझते आए हैं। और
शेयर बाजार की जब बात करते हैं ना, बात निवेश की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि निवेश ही वो कड़ी है जो आपको वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ ले जाएगी। और वेल्थ मैनेजमेंट अगर करना चाहते हैं, निवेश अगर करना चाहते हैं, जहां जहां आपके हार्ड अर्न मनी है, आपके पसीने की कमाई है, उससे जिस स्क्रिप्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस स्क्रिप्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में जानेंगे ना, और उसे जानने के लिए रिसर्च को भी तो समझेंगे। उस रिसर्च को हम समझते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। तो ये एक छोटा सा कह सकते हैं उदाहरण, जो कि हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारी रिसर्च काम करती है। लेकिन आइए अब आज के मुद्दे पर, आज के इंटरेक्शन पर, फिनियोटेक्स केमिकल्स पर पहुंच जाते हैं और उसकी बात करते हैं। और फिनियोटेक्स केमिकल्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगी कि ये वेबिनार जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया हमने। देखिए, एग्जैक्टली 5 बजे हमने वेबिनार की शुरुआत तो कर दी है। अब वेबिनार की शुरुआत में जहां फिनियोटेक्स केमिकल्स का एक क्रक्स, फिनियोटेक्स केमिकल कंपनी क्या है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, मैनेजमेंट से जब हमारी बातचीत हुई तब क्या कुछ निकल कर आया। अब ये सारी की सारी चीजें जानने के बाद कंपनी पर हमारी किस तरह की टेक है, हमारा किस तरह का स्टांस है, और साथ में ही सब कुछ बता रहे हैं तो स्वॉट एनालिसिस भी। ये सारी की सारी चीजें एक एक कर हम आप तक, आपके सामने रखेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन द मीन टाइम आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कीजिए। और एक विंडो आफ्टर दिस डिस्कशन हम जरूर खोलेंगे, जहां पर करीब 15 से 20 मिनट तक आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। पिछले 5 मिनट में हमने जिस तरह से इस वेबिनार को स्टैंड आपको एक पोस्ट करके बताया कि किस तरह से ये वेबिनार बनेगा। आगे अब फिनियोटेक्स केमिकल्स पर बात होगी, और आगे फिनियोटेक्स केमिकल्स के साथ साथ आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। तो चलिए शुरू करते हैं विशेष निवेश वेबिनार सीरीज की पहली झलक फिनियोटेक्स केमिकल्स के साथ। सबसे पहले अबाउट द कंपनी। फिनियोटेक्स केमिकल्स का गठन, यानी कि कंपनी फाउंड हुई थी 1979 में बाय सुरेंद्र टिब्रेवाला। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई पर 2011 में हुई। कंपनी जो है स्पेशलिटी केमिकल्स की जानी मानी कंपनी मानी जाती है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, और इनके एप्लीकेशंस फॉर टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट, क्लीनिंग, हाइजीन, ऑयल, केमिकल इंडस्ट्री। सो ये सारे एप्लीकेशंस हैं और जानी मानी केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनी। इसके अलावा भी कई सारे सेगमेंट्स हैं जिनका जिक्र आगे चलकर हम करेंगे। लेकिन आगे बढ़कर कंपनी के प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, कंपनी की पकड़ की अगर बात करें, कंपनी कौन से ज्योग्राफीज में है इनकी अगर बात समझने की कोशिश करें, कंपनी करीब 470 से भी ज्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज ऑफर करती हैं। एक बड़ा प्रोडक्ट बेस है कंपनी का, और करीब 100 से भी ज्यादा डीलर्स हैं कंपनी के, जो कि इंडियन मार्केट में और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हैं। कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की जहां मैं बात कर ही रही हूं, तो आपको ये भी बता दूं कि ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी की कहां कहां है। एफसीएल दरअसल ऑपरेट करती है, फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड ऑपरेट करती है करीब 70 देशों में, इंक्लूडिंग ब्राजील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, यूएसए, वेनेजुएला, वियतनाम। इस तरह से कई सारे कह सकते हैं कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट करती है। तो सिर्फ और सिर्फ देश में ही नहीं, कंपनी की पकड़ जो है विदेशों में भी है, करीब 70 देशों में है। फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड के अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो कि इंडिया में है उसकी बात करें, करीब 3 प्लांट्स हैं। टू नियर मुंबई जो कि महापे और अंबरनाथ में है, और एक सिलानगोर, और साथ ही आपको बता दें कि इनकी सब्सिडरी जो है उसके तहत ये कंपनी जो है वहां पर ऑपरेट करती है। सो क्लियरली इंडिया में कंपनी की पकड़ है, और उसके अलावा ओवरसीज मार्केट में भी कंपनी की पकड़ है। लेकिन वाई फिनियोटेक्स? आज हम फिनियोटेक्स केमिकल्स की बात क्यों कर रहे हैं? जब भी किसी कंपनी के बारे में आप रिसर्च करते हैं, जब भी किसी कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी सेगमेंट की बाकी कंपनियां जो हैं उसके मुकाबले, उसकी कंपैरिजन में ये कंपनी कैसी है, ये एक रिसर्च का पैरामीटर है जिस पर नजर होनी चाहिए। और जहां फिनियोटेक्स केमिकल्स की अगर बात है, की प्लेयर है स्पेशलिटी केमिकल का इन द मार्केट, विद एप्लीकेशंस फॉर पेंट, लेदर, वाटर ट्रीटमेंट, टेक्सटाइल, जैसे मैंने कहा, फर्टिलाइजर। लेकिन कंपैरिजन अगर पीयर्स के साथ करेंगे तो फिनियोटेक्स जो है वो काफी फेयरली वैल्यूड है। अब ये काफी फेयरली वैल्यूड कैसे है और क्यों है, इसे बताएंगे करण। रिसर्च आपने फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड पर की थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब ये रिसर्च हो रही थी काफी लंबा टाइम लिया था आपकी टीम ने, बिकॉज आप हर पैमाने पर शायद खरे उतरना चाह रहे थे। बताइए किस तरह से देखते हैं फिनियोटेक्स केमिकल्स को आप, और बिजनेस मॉडल हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर दैट मानसी, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। सो हमने जब भी चालू किया था रिसर्च,
हमने स्टार्ट किया थी कंपनी कौन से सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, कहाँ ऑपरेट करती है, जोग्राफीज जैसे कि आपने बताई. सो 25% is their export turnover, 75% is their domestic turnover. So the reason for having so many offices everywhere is to do export sales, get that export turnover. डॉलर्स में होती है कमाई तो ज़्यादा कमाई होती है. Secondly, on manufacturing facilities, 3 facilities है. They also have a facility in Malaysia. One of Yes. the 3 is in Malaysia. Now coming to their segments, उनका मेन फोकस रहा है टेक्सटाइल सेगमेंट पे. सो टेक्सटाइल इज अ प्रोडक्ट नीड्स अ लॉट ऑफ केमिकल्स. हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे बनते नहीं हैं कपड़े. उनपे जी. काफ़ी सारा प्रोसेसेस होता है. देयर इज अबाउट 10 to 15 प्रोसेसेस टेक्सटाइल में, कि जहाँ अलग अलग तरीके के केमिकल्स लगते हैं. तो उनसे कपड़े का लुक एंड फील डिफाइन होता है, टच डिफाइन होता है, कलर डिफाइन होता है, तो केमिकल्स लगाने की वजह से. सो फिनियोटेक्स इज प्योरली इनटू द फिनिशिंग सेगमेंट. सो फिनिशिंग सेगमेंट की, मान लो आपने कपड़े को हाथ लगाया तो सॉफ्ट होना चाहिए मलमल की तरह, या पॉलिएस्टर जैसा रहे. तो वो केमिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको कपड़ा का फीलिंग नहीं अच्छा लगा तो आप नहीं पहनोगे वो कपड़े, राइट. सो दैट इज वेयर द वैल्यू फ्रॉम द कंपनी कम्स फ्रॉम, कि जो मेजर रेवेन्यूज है आर कमिंग फ्रॉम अ सेगमेंट विच इज वेरी फोकस्ड, जी. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अ कस्टमर्स कस्टमर. इनके कस्टमर तो टेक्सटाइल कंपनी है, पर उनके कस्टमर के लिए इनके केमिकल इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज वेयर वी सॉ वैल्यू वन सेगमेंट की. यहाँ से ग्रोथ आ सकता है, यहाँ पे कस्टमर रह सकता है. दैट इज द स्टार्ट ऑफ आवर आइडिया. Second, coming to the other 2 segments, so there are 3 total segments. One is the textile chemicals, second is cleaning and hygiene. So company ने 2020 में cleaning and hygiene segment में entry मारा था, and from there it has grown to about 55% of volumes. तो कंपनी का टोटल 100 में से 55% वॉल्यूम्स इज कमिंग फ्रॉम दिस न्यू सेगमेंट विच वाज स्टार्टेड जस्ट 4 years ago. So that shows kind of a strength that the promoters and the management is able to bring to the table. Entering a new segment and taking it to a level where it's contributing almost 55% to volumes, that's a very good strategy. थोड़ा diversification मिल जाता है, थोड़ा और धंधा मिल जाता है. Then coming to the final segment, which is oil and gas, which is a new segment, which is there are trial orders going on. तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे इन्वेस्टमेंट थीसिस के टाइम पे बात करेंगे. सो क्लियरली ये सारे के सारे सेगमेंट्स हैं. इनफैक्ट करण, वैसे देखा जाए तो ये तीनों सेगमेंट्स में इस वक्त अगर देखें, ट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स में ही नजर आ रहा है. So all of these are chemicals only. इनके chemicals के अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं है. But एक chemical can be applied to multiple products and you can have slight modifications in the recipe to make a एब्सोल्युटली. different product. So 470 products come from there. ओके. सो जहां ये लंबा चौड़ा लिस्ट था 470 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरीज का, उस प्रोडक्ट कैटेगरी को डाइसेक्ट करके अगर आप देखेंगे तो इनमें स्पेशलिटी केमिकल से जुड़े प्रोडक्ट्स जो हैं उसका एक परफॉर्मेंस भी है जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे. लेकिन उसके साथ साथ जहां पर हम कंपनी के प्लान्स की बात कर रहे थे, कंपनी के देश में और साथ ही विदेश में कहाँ का प्लांट्स है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ऑपरेट करती है कंपनी 2 प्लांट्स मुंबई में है, वहां पे और अंबरनाथ में, और एक सिलानगोर मलेशिया में, जो कि अपनी वायद सब्सिडरी कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है. इन प्लांट्स की कैपेसिटी की अगर बात करें, खास तौर से यहाँ पर अंबरनाथ प्लांट को टच बेस करना चाहेंगे हम, क्योंकि अंबरनाथ फैसिलिटी जो है कंपनी की वो काफी फंजिबल है अक्रॉस द एंटायर प्रोडक्ट रेंज. इनकी सारी प्रोडक्ट रेंज में अगर आप देखेंगे इस फैसिलिटी को काफी ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे, वित्त वर्ष 2019 से लेकर वित्त वर्ष 2023 तक के आंकड़े जब हमने देखे तो उन आंकड़ों में भी अंबरनाथ फैसिलिटी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसमें साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है. तो ये एक चीज है जो कि काफी ज्यादा नोटिस करने लायक है. और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अंबरनाथ फैसिलिटी हैज क्लियरली रूम फॉर एडिशन ऑफ अराउंड 15 to 20% ऑफ मिनिमल केपेक्स. तो अगर कारोबार विस्तार की भी अगर बात करें
तो ये फैसिलिटी है जहां पर और ज्यादा रूम नजर आ रहा है, करीब 15 से 20% तक के केपेक्स को करने की क्षमता रखती है अंबरनाथ फैसिलिटी। तो इस पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा वहां पे और सलानगोर फैसिलिटी तो है ही। कैपिटल हिस्ट्री की कंपनी की अगर बात करें, कर्ज मुक्त है कंपनी, डेट फ्री कंपनी विद नेगेटिव नेट डेट पोजिशन एज 31 मार्च 2023, जो कि हमारी रिपोर्ट में ऑफ कोर्स आपने देखा होगा। और कंपनी काफी कैश रिच है। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप कंपनी के सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे फिर उस सेगमेंट को ज्योग्राफी या उस सेगमेंट को प्रोडक्ट वाइज भी समझने की कोशिश करेंगे, हर लिहाज से कंपनी जो है साल दर साल अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। कैगर बेसिस पर अगर आप देखेंगे काफी हद तक परफॉर्मेंस नजर आती है, जो कि इन्वेस्टमेंट थीसिस को जब हम टच बेस करेंगे आपके सामने जरूर रखेंगे। सो यहाँ पर कंपनी का ओवरव्यू आपने समझा, कंपनी किन फैसिलिटीज में, किन मैन्युफैक्चरिंग हब्स में कामकाज करती है, कंपनी की प्रोडक्ट लाइंस क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। लेकिन इन सब के साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स कौन है और वहां पर सिनेरियो कैसा है, ये भी जानना काफी जरूरी है। करण बताएं प्रमोटर बैकग्राउंड फिनियोटेक्स केमिकल्स का। थैंक्स मानसी। सो प्रमोटर्स, जैसे कि आपने बताया, सुरेंद्र कुमार टिब्रेवाल है स्टार्टेड दिस कंपनी एज अ ग्रुप सिंस 1979। तो काफ़ी सालों से वो ये बिजनेस में है। दे आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स। इट्स अ फैमिली रन कंपनी। हिज सन इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द कंपनी अफेयर्स। ही इज द CFO एंड ही रन्स द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। हिज सन इज संजय टिब्रेवाला। So that, and apart from the family promoter background, मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इनके अलावा जो मैनेजमेंट है काफ़ी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। तो इनके CEO है अरिंदम चौधरी, हु इज़ BTech एंड मार्केटिंग। एंड उनका जो फोकस रहा है टेक्सटाइल सेगमेंट पे, द फोकस विच द CEO ब्रिंग्स, दैट हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग। सो एक स्ट्रैटेजी मान लो कि फैमिली ओरिएंटेड कंपनी भी प्रोफेशनल्स को कैसे एम्प्लॉय कर पाती है अपने डे टू डे मैनेजमेंट में, विच ब्रिंग्स अ न्यू फ्लेवर एंड विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनटू द कंपनी, इज व्हाट वी सॉ फ्रॉम द आउटसाइड। सो ये रहा प्रमोटर बैकग्राउंड। लेकिन कंपनी के प्रमोटर बैकग्राउंड के साथ साथ कंपनी के मैनेजमेंट का क्या मानना है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच अगर देखें यहाँ पर कंपनी का, या कंपनी के मैनेजमेंट का क्या मानना है अपनी कंपनी के ग्रोथ को लेकर, इस पर जब मैनेजमेंट मीट्स हमने की, प्लांट विजिट जब हमने किए, उस पर जो क्या टेकअवेज आए हैं ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैनेजमेंट काफी हद तक फोकस्ड है किस चीज पर, ऑन फिनिशिंग केमिकल्स इन द टेक्सटाइल सेगमेंट, एज क्लियरली इट इज अ हायर मार्जिन एंड स्टिकी प्रोपोजिशन फॉर कस्टमर्स। कंपनी की जो मेन बिजनेस लाइन है उसमें कंपनी काफी सालों से एक सुर में फोकस्ड होकर काम कर रही है, और इसी के चलते कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के चलते हमने देखा है कि कंपनी ने एक तरह का पॉजिटिव ग्राफ ही देखा है आगे बढ़ने में। कस्टमर्स जो हैं वो फिनिशिंग केमिकल्स में रेयरली सिनेरियोज, या कह सकते हैं कि रेयरली अपनी पसंद को चेंज करते हैं। ये जिस सेगमेंट में हम हैं या जिस सेगमेंट की हम बात करें, स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में, जो इनका बड़ा क्लाइंट बेस है, ये क्लाइंट बेस अपने कंपनी को या जिन कंपनी से वो अपना बिजनेस कर रही है उसे काफी कम ऐसे सिनेरियोज आते हैं जब बदलती है। सो एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस जो कंपनी ने बना लिया, उसके लिए वो क्लाइंट बेस इंटैक्ट रहेगा, ये एक पॉजिटिव है। क्योंकि केमिकल्स जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं फिट एंड फिनिश ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट। अब ये जो कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स भी बिजनेसेस ही हैं, बड़े बिजनेस हाउसेज ही हैं, जो अपने फाइनल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन स्पेशलिटी केमिकल्स का, इन केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। सो वो अपने फाइनल प्रोडक्ट में किसी भी तरह का रिस्क नहीं चाहते, और इसीलिए जिस कंपनी जिस ब्रांड के साथ वो जुड़े हैं, अगर वो ब्रांड उन्हें सही और अच्छी सर्विस दे रही है तो फिर उन्हें चेंज नहीं करते, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव साबित होता है। फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड की अगर बात करें, कंपनी हैज एन एज एज इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड स्पेशलिटी केमिकल्स बेस्ड ऑन ईच कस्टमर्स नीड। कस्टमाइज तरीके से जिस तरह की जरूरत है उस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए कंपनी जो है प्रोडक्ट्स केटर करती है, प्रोडक्ट सर्विस करती है, rather than providing एक स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन। एक तरह का फॉर्मुलेशन हर किसी के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि हर किसी के बिजनेस की रिक्वायरमेंट, हर किसी के फाइनल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। और इसीलिए फिनियोटेक्स केमिकल्स जो है वो कस्टमाइज तरीके से अपनी सर्विस रिक्वायरमेंट को केटर करती हैं, जो कि एक एज, या कह सकते हैं कि उसे एक अलग खड़ा कर देता है अपने पीयर्स से, विच इज अनदर थिंग टू फोकस ऑन।
फिनोटेक्स केमिकल एम्प्लॉयज टेक्निकल एक्सपर्ट्स फॉर सेल्स। अब जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि किसी भी बिजनेस की अगर बात करें या किसी भी तरह के प्रोडक्ट की हम बात करें, वो प्रोडक्ट एक तरह से कामयाब तभी होगा जब उसकी सेल्स जो है, जब उसकी बिक्री जो है अच्छी खासी होती हुई दिखेगी। और इस बिक्री को सही तरह से बनाने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम चाहिए। उस टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम को कंपनी एम्प्लॉय करती है, कंपनी गाइड करती है लगातार कस्टमर्स को और असिस्ट करती है उन्हें in terms of determining, in terms of taking decisions and in terms of understanding कि क्या सबसे ज्यादा बेहतर होगा in terms of processes. Just So to कंपनी add to लगातार that, Mansi, just to add to that small point, so हमने जब बात की मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट में हमें बताया कि उनकी सेल्स टीम, जनरली सेल्स टीम में सेल्स वाले लोग होते हैं। करेक्ट उनकी सेल्स टीम में उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को भी एम्प्लॉय किया हुआ है, जो जाते हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के फैक्ट्री पे और बताते हैं कि उनके प्रोडक्ट यूज करके उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट कैसा बनेगा। सो एब्सोल्युटली दैट इज वेयर दे गेट एन एज फ्रॉम अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वरना सेल्स करके तो सेल्स तो हर एक जन के पास रहता बिल्कुल है ये। बिल्कुल सही कहा आपने। इनफैक्ट करण, ये तो वो बात हो गई कि जिस सेगमेंट से कंपनी ताल्लुक रखती है उस सेगमेंट को समझने वाले लोगों को भी इस कंपनी हायर कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स आल्सो। और इसी वजह से यस, शायद एक एडेड एडवांटेज यहाँ पर। सो दैट इज वन थिंग विच इज टू लुक आउट फॉर। कंपनी हैज अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस सेल एंड अपसेल देयर प्रोडक्ट्स विद इन द एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस। और साथ ही लगातार इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज जस्टिफाइड टू कस्टमर्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अगर आप देखेंगे या फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल सर्विस उन्हें जो मिल रही है उसके लिहाज से आप देखेंगे तो कंपनी सही तरह से पुरवार होती हुई दिखती है। और इसी वजह से अगर कंपनी अपने प्राइसेस में थोड़ी बहुत आगे पीछे भी करती है, चेंजेस भी करती है, इट्स वर्दी इनफ एंड कस्टमर्स भी उसे केटर जरूर करते हैं, क्योंकि कंपनी कस्टमर्स को केटर कर रही है विद देयर सर्विसेज। कंपनी ने पार्टनर किया विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया फॉर डेवलपिंग एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी वायरल प्रोडक्ट्स, जिसके बारे में आगे हम जिक्र करेंगे भी। और मैनेजमेंट कीप्स अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एज सेटिंग अप एंड एस्टैब्लिशिंग अ न्यू प्लांट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 years। सो काफी ज्यादा पेचीदा बिजनेस है, काफी ज्यादा अलग तरीके का बिजनेस है और इस बिजनेस में काफी सालों से पकड़ है कंपनी की। लेकिन करण, जब आप मैनेजमेंट मीट और प्लांट विजिट की बात कर रहे हैं, और क्या चीजें रही जो कि ध्यान में आई जब कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत हुई या प्लांट विजिट किया आपने? तो मानसी, द मैनेजमेंट इज अ वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट। ऐसा हम्म नहीं है कि 6 महीने में क्या होगा फिर खत्म हो गया। दे आर अ वेरी लॉन्ग टर्म काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट। 2 साल 5 साल आगे की सोच के उन्होंने ऑलरेडी प्लांट्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि 100 के ऊपर कैपेसिटी नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सेल। दे हैव अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक व्यू ऑन द मार्केट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, सो बायोटेक्स मलेशिया की अगर हम बात करें, वो भी उनका एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन रहा है। बायोटेक्स मलेशिया वाज अक्वायर्ड बाय देम। इट्स अ मलेशियन कंपनी, जो उनकी मलेशियन फैसिलिटी है वो ये हम्म बायोटेक्स सब्सिडरी में आती है। एंड बायोटेक्स मलेशिया ऑफर्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स मतलब वो टेक्सटाइल्स जहाँ पे एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे वाटर रिपेलेंट हो गया, या फिर ब्लड रिपेलेंट हो गया, एंटी माइक्रोबियल हो गया। सो ये ऐसे फैब्रिक्स रहते हैं जिसमें ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मिलिट्री यूज में है, पुलिस यूज में है, यहाँ सब लगते हैं ये फैब्रिक्स। एंड दीज आर वेरी एडवांस्ड फैब्रिक्स जो सब जगह पे नहीं मिलते, और इनके केमिकल्स भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। सो बायोटेक्स प्रोवाइड्स द केमिकल्स टू मेक दीज टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल। सो फिर ये जी 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 करण, नहीं नहीं, बताएं। बताइए बताइए प्लीज। सो ये जो आप बायोटेक्स की बात भी कर रहे हैं, इसके अलावा भी मैनेजमेंट मीट या जब प्लांट विजिट आप कर रहे थे, कौन सी कुछ चीजें रही जिसने कह सकते हैं कि आपको गाइड किया टू गेट इनटू रिसर्च ऑफ फिनोटेक्स केमिकल्स इन पर्टिकुलर? क्योंकि अगर आप देखें रिसेंटली कंपनी के रेटिंग्स जो हैं उनमें भी अपग्रेडेशंस देखने को मिले हैं। केपेक्स फॉर न्यू प्लांट की अगर बात करें, या इनफैक्ट अगर देखें कारोबार विस्तार के लिहाज से भी कंपनी काफी कुछ सोच रही है। तो इनके क्रेडिट रेटिंग्स जो है, दे हैव बीन अपग्रेडेड टू A1। इट इज A1 रेटेड कंपनी। तो क्रेडिट रेटिंग्स भी मानते हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी स्टेबल कंपनी है, पॉजिटिव आउटलुक है क्रेडिट रेटिंग्स के लिए। जो हम्म केपेक्स, जो नया प्लांट आने वाला है, उसका केपेक्स लगभग 40 से 60 करोड़ होगा। और 1 1.5 साल में द मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि 1 1.5 साल में नया प्लांट खड़ा हो जाएगा। इसके बारे में भी उन्होंने लैंड अक्वायर कर ली है।
अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, सो 1.5 years में, लाइक आई सेड, इट इज अ फॉरवर्ड थिंकिंग मैनेजमेंट। तो ऐसा नहीं है कि डिमांड आने के बाद प्लांट खड़ा करने जा रहे हैं। अभी डिमांड नहीं है तो अभी से केपेक्स कर रहे हैं टू मेक श्योर कि जब भी डिमांड आए तो वो डिमांड को सर्विस कर पाए। देन अगर हम बात करें कि क्रेडिट पीरियड, जो कि आपको कितना उधारी मिलता है फ्रॉम अ सप्लायर एंड फ्रॉम अ कस्टमर, तो इनका क्रेडिट पीरियड इज अबाउट 70 to 80 days फॉर टेक्सटाइल केमिकल्स एंड 30 to 45 days, क्योंकि टेक्सटाइल इज अ ट्रिकी सेगमेंट टू डू बिजनेस इन। क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस में हम काफी सुनते हैं कि ये मिल चला गया, वो मिल चला गया, पैसे नहीं दिए, तो इनका काफी अच्छे से पैसे घूमते हैं। 70 80 70 80 डेज में मनी बैक आ जाता है सेल्स करने के बाद। तो दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। सो ये सारी चीजें हैं जो कि इनफैक्ट मैनेजमेंट मीट से और प्लांट विजिट से भी सामने आई, और उसके बाद धीरे धीरे स्लो एंड इवेंचुअल प्रोसेस, लेकिन उसके बाद फिन्यूटेक्स केमिकल्स की रिसर्च और रिसर्च रिपोर्ट की तरफ हम आगे बढ़े, और उसमें रिसर्च के थीसीज हमने तैयार किए। सो बिफोर वी मूव टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट थीसीज, या इस रिपोर्ट या इस कंपनी पर रिकमेंडेशन लाने के पीछे हमारा किस तरह का स्टैंड पॉइंट रहा, क्या स्टांस था, किस तरह का रैशनल था, वो सब बताने से पहले एक गुजारिश और एक पहल करना चाहूंगी। अब यहाँ से आप अपने सवाल शुरू कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जितने भी सवाल हैं आपके पास, आप एक एक कर हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखकर मुझे भेजें, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालों के जवाब जो हैं इस वेबिनार के खत्म होते होते लास्ट सेगमेंट, जहां क्वेश्चन एंड आंसर Q&A का सेशन होगा, वहां पर सवालों के जवाब देने की कोशिश होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आपको बताते हैं, क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि फिन्योटेक्स केमिकल स्पेशलिटी केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी, कंपनी किस तरह से कंपनी का गठन हुआ, और वहां से लेकर अब तक कंपनी की सिचुएशन, कंपनी की तस्वीर, कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कैसे रहे। लेकिन जब इन सारी चीजों के बाद, जब प्लांट विजिट, मैनेजमेंट का नजरिया जानने के बाद हमने कंपनी के इन्वेस्टमेंट थीसीज को समझने की कोशिश की, या कंपनी पर रिसर्च निकालने की जब हमने सोची, तब इन्वेस्टमेंट थीसीज कहाँ से शुरू हुए, और क्या सारी चीजें थी जो कि हमने सोचा कि इस रिपोर्ट में होना चाहिए। द एक्चुअल रैशनल बिहाइंड द रिसर्च। करंट इन्वेस्टमेंट थीसीज की शुरुआत आप कीजिए। श्योर। सो मानसी, इनका सिंस इट इज टेक्सटाइल केमिकल्स, हमें ये देखना चाहिए कि कंपनी के प्रोडक्ट्स जहाँ यूज होते हैं वो कैसे चल रहे हैं, उनका रॉ मटेरियल प्राइसिंग कैसा चल रहा है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है दैट इज वेरी क्लोजली लिंक टू कॉटन प्राइसेस। अगर कॉटन प्राइसेस कम है तो लोग, तो सर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करेंगे, और ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होंगे तो ज़्यादा रेवेन्यू होगा। अभी टेक कॉटन प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई, मोटा मोटी अगर देखें तो हम, तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि कॉटन प्राइसेस गिरेंगे, ज़्यादा टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर होंगे, और कंपनी को काफ़ी लाभ होगा ये फायदा होने कॉटन प्राइसेस गिरने से। सो कॉटन प्राइसेस या रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें, कच्चे माल में किस तरह के चेंजेस या किस तरह के बदलाव आते हैं, उस पर खासतौर से नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर और पैरामीटर होता ही है जब किसी कंपनी को समझने की या किसी कंपनी के परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश करें, क्योंकि वो एक तरह से इनपुट कॉस्ट एक तरह का एक्सपेंस है जो काफी हद तक कंपनी के फाइनेंशियल्स पर मैटर करता है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ही अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट थीसिस में एक और चीज जिसे जानना या जिसके लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंस रही, वो थी टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री कह सकते हैं कि इज पॉइज्ड फॉर एन अपवर्ड ट्रेंड। तो आने वाले दिनों में अपवर्ड ट्रेंड जो है वो जारी भी रहेगा, और इसके पीछे या कह सकते हैं कि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, या पर्टिकुलरली फिन्योटेक्स केमिकल्स की अगर बात करें, देखिए कंपनी के आंकड़े बयां करते हैं कि कंपनी किस तरह की परफॉर्मेंस करती है। सेल्स में सस्टेन्ड ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, और साथ ही रोबस्ट मार्जिन्स भी देखने को मिले हैं। कैसे? फिन्योटेक्स केमिकल्स की अगर बात करें, पिछले 10 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड को जब हमने देखा, जब वहां पर हमने थोड़ा समझने की कोशिश की, ऑन अ कैगर बेसिस अगर आप देखेंगे सालाना आधार पर करीब 38% के रिटर्न्स वहां पर देखने को मिले। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें, वो स्थिति भी काफी हद तक मजबूत थी। वो सपोर्टेड बाय कंसिस्टेंट मार्जिन्स विद 5 years एवरेज एबिडा मार्जिन्स, यानी कि मार्जिन्स में भी हमने बढ़त ही लगातार देखी। और FY23 की अगर बात करें, 19% वहां पर लेवल्स देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखेंगे मुनाफे के फ्रंट पर कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया।
जो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में बिल्कुल साफ नजर आता है, और इसी के चलते कह सकते हैं कि बॉइंट मार्जिन्स, रोबस्ट सेल्स ग्रोथ और साथ ही मुनाफा जो कि लगातार बढ़ता हुआ दिखा, उसके चलते कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट को काफी हद तक कॉन्फिडेंस मिला, और कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे और तगड़े होने के कारण कंपनी का परफॉर्मेंस जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स में लगातार हम देखते ही आए हैं। लेकिन सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच भी कारण है जो कि काफी हद तक काम आया, पर्टिकुलरली सेल्स की अगर बात करें, और इसी के चलते या कह सकते हैं कि सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच जो कंपनी ने लगातार बनाया, वन रीजन वो भी है कि कंपनी लगातार सेल्स के फ्रंट पर है, कंपनी लगातार अपने परफॉर्मेंस के फ्रंट पर आगे रही। Sure, Mansi. So the reason for this stupendous sales growth that we see 38% CAGR over a 10-year period, the reason, big reason for that is कि कंपनी ने जैसे कि हमने पहले बताया कि कंपनी टेक्निकल पर्सनल को डिप्लॉय करती है उनके कस्टमर्स के वहां पे, सिंस दिस इज अ B2B बिजनेस, वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट समझ के कस्टम केमिकल्स बना के उनके लिए बेचती है। दैट इज अ वेरी यूनिक थिंग दैट दे आर डूइंग। इवन बिगर एमएनसीज, इनके जो कॉम्पिटिटर्स है लार्जर एमएनसीज होते हैं जैसे कि डाव हो गया या BASF हो गया, दे उनके स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशंस होते हैं कि ये है, आपको चाहिए तो ये लेके जाओ। बट फिनियोटेक्स प्रोवाइड्स अ स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशन टू देयर कस्टमर्स, एंड दैट इज वेयर इट able to win a bigger market share and increase its sales at such a great rate. सो वन सच थिंग। और इसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट थीसिस की जहां हम बात कर रहे हैं, तो इनके सेगमेंट वाइज पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे, इनके क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट पर मैं गौर करना चाहूंगी। और माना ये जा रहा है और हमारी रिसर्च ये कहती है कि यहाँ ये सेगमेंट जो है वो आगे चलकर ग्रोथ को काफी हद तक ड्राइव करेगी। क्यों? बड़ी ही लॉजिकल बात है। हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है ये सेगमेंट हमेशा से कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट मोड में रहा है, और आने वाले सालों की भी अगर बात करें, नॉट ओनली इन इंडिया लेकिन ग्लोबल हाउस होल्ड क्लीनिंग के सिनेरियोज को अगर आप देखेंगे, ग्लोबल हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के मार्केट को अगर आप देखेंगे, इज प्रोजेक्टेड टू एक्सपैंड। सो एक्सपेंशन जो है, या कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इस सेगमेंट के लिए काफी अच्छा है, एंड द ग्रोथ सिग्निफाइज अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ कैगर बेसिस पर अराउंड 6.5% का इन द कमिंग ईयर्स। सो ये प्रोजेक्शन को जब हमने देखा कि आने वाले सालों में ये सेगमेंट काफी हद तक बढ़ता हुआ दिख सकता है, सो हमारी इन्वेस्टमेंट थीसिस में पर्टिकुलरली हमने क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट को जरूर रखा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सेगमेंट जो है आने वाले दिनों में ग्रोथ काफी हद तक दिखाएगा। वैसे काफी सालों से नहीं बनाया कंपनी ने ये सेगमेंट, क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट जो है हैज स्टार्टेड बाय द कंपनी जस्ट 4 years अगो। सिमिलर प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस जो हैं वो यूज किए जाते हैं इन द टेक्सटाइल सेगमेंट एंड कैन ऑल्सो बी repurposed with minimal modifications. So segment wise अगर आप देखेंगे तो हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो साफ तौर से नजर आ रहा है वो क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट का फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है। एडिशनली फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड की अगर बात करें, ये काफी हद तक ट्रैक्शन गेन कर रही है अपनी कंज्यूमर सेगमेंट केमिकल्स के लिए, लाइक फ्लोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स, मॉस्किटो रिपेलेंट्स। सो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स से जुड़ा सेगमेंट जो है वहां पर भी काफी हद तक ट्रैक्शन बिल्ट हो रहा है। लेकिन करंट So Mansi, ब्राउनफील्ड that segment is एक्सपेंशन, completely B2B segment या and it's not meant for home. तो कैसा होता है कि इनके कस्टमर्स भी जो है, सो ऐसे मान लो कि हॉस्पिटल्स हो गए, होटल्स हो गए बड़े बड़े, तो करेक्ट। इनको जो क्वांटिटी में फ्लोर क्लीनर्स चाहिए, दैट ब्रिंग्स एन एडिशनल रेवेन्यू। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि द कंपनी में वो क्षमता है कि दे कैन ब्रिंग अ सेगमेंट फ्रॉम 0 to 55%। सो दैट इज ड्राइविंग सेल्स ग्रोथ, एंड मैनेजमेंट का ये रहा है कि they will keep on adding non-textile diversification also in the future. ठीक है, तो हाउस होल्ड सेगमेंट अब हाउस होल्ड कहाँ रहा? क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स ऑफ कोर्स रीचिंग टुवर्ड्स द बिजनेस आल्सो, और काफी सारे बिजनेसेस भी हैं जैसे कि आपने कहा जहां पर इस सेगमेंट से जुड़े प्रोडक्ट्स की जरूरत है। लेकिन ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो कि ऑन द कार्ड्स था, वहां पर डेवलपमेंट हो चुका है, राइट कारण? तो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो है इनका अभी 31 दिसंबर को इन्होंने लैंड एक्वायर किया फ्रॉम कंपनी कॉल्ड हुतामाकी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स। अंबरनाथ के उनके जो एग्जिस्टिंग प्लांट है, काफी करीबी प्लांट एक्वायर किया है। एंड ब्राउनफील्ड इसके लिए है क्योंकि इनको बिल्डिंग्स बने हुए मिले, दे डिडंट हैव टू मेक द बिल्डिंग्स ऑन देयर ओन। तो उनको बिल्डिंग्स मिले हुए हैं, लैंड मिला हुआ है, अभी खाली फैक्ट्री में मशीन्स बिठानी है। So that is why it will take 1 to 1.5 years to finish this expansion project, and that will add significantly to their existing capacities.
and that is where the future volumes, future sales growth is possible to come from. ओके सो ये ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जिसकी बातचीत हो रही थी और जब हमने हमारी रिसर्च की शुरुआत की थी, महज बातचीत थी, वहां से आगे बढ़ता हुआ। लेकिन स्ट्रैटेजिक टाइप्स की अगर बात करें, थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र भी हम कर रहे थे, कंपनी हेल्थ गार्ड, यूरोटाई, सीटीसी के साथ कंपनी ने स्ट्रैटेजिक टाइप किया है और अपने एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स के लिए हेल्थ गार्ड जो है, पर्टिकुलरली ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है और डेवलपिंग प्रीमियम एंटी माइक्रोबियल सरफेस कोटिंग्स। सो कंपनी काफी हद तक कामकाज कर रही है टुवर्ड्स ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टू इंडिया। सो वहां से प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेकर आने के लिए भी कंपनी एक तरह से पहल कर रही है एंड कंपनी ने पार्टनर किया है यूरोडाई सीटीसी के साथ इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस देयर डाइंग एंड प्री ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स टू इंडिया। किस तरह से ये टाइप्स जो है वो मदद करेंगे करण आपके हिसाब से? तो ये जो टाइप्स है, हेल्थ कार्ड का जो टाइप है, दैट इज मेंट टू ब्रिंग प्रोडक्ट्स इनटू यूएस। एंड ये जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, हेल्थ कार्ड ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, वहां से इन्हें यूएस एफडीए का लाइसेंस मिलेगा फॉर एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स। जो कोविड में बहुत चले थे एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, दे आर हियर टू स्टे। अभी ऐसा नहीं रहा पहले जैसा कि कुछ भी चलेगा। People want antimicrobial products and that comes from chemicals, so that is going to help them on more revenues in the future. And coming to Eurodye is a Belgian dye company. What they would want to do is source cheaper products from India, so that will also help them drive volumes going ahead. ओके सो ये टाइप्स और ये एक्विजिशंस जहां पर हम देख रहे हैं, लेकिन तो इसके मानसी, साथ साथ एक्विजिशंस की बात करें तो कंपनी ने अभी आज ही हाल ही में 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट जी दिया है, जहां पे उन्होंने एक्विजिशन अनाउंस किया है। सो दे आर पूरी डिटेल्स अभी तक आउट नहीं है। वी ओनली नो सो मच एज द कंपनी इज पब्लिकली अनाउंस्ड, एंड वी कैन सी दैट द कंपनी हैज अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक टाई अप। जैसे मैनेजमेंट का ये रहा है कि वो ईपीएस बढ़ेगा ही फर्स्ट ईयर से whenever they acquire a company, and it will be in a similar space as they are. So that is also another star, that once all the details are out and everything is said and done, stock कुछ और होगा। So better to invest now when we know little and bet on the good nature and the strategy of the management. एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट डेवलपमेंट्स जहां पर दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी डेवलपमेंट्स के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और इसीलिए लगातार हम ये बात कह रहे हैं कि इस स्टॉक की अगर बात करें, यहाँ पर ग्रोथ दिखी है और आने वाले दिनों में भी डेवलपमेंट्स की वजह से काफी हद तक ग्रोथ दिख सकती है। तो ये जरूर है कि आज ये जहां पर खड़ा है वहां से और आगे जा सकता है, बिकॉज आगे काफी कुछ है जो कि ऑलरेडी स्लेटेड है इस कंपनी के लिए, जो कि आने वाले दिनों में जरूर सामने आएगा। लेकिन साथ साथ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर&डी में स्ट्रॉन्ग फोकस है कंपनी। पर्टिकुलरली करण, एक तो चीज आपसे यही जानना चाहेंगे कि फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड की सब्सिडरी बायोटेक्स जो है वो क्या करती है और उसके आर&डी एक्टिविटीज जो है वो खास तौर से किस तरह से कंपनी को मदद कर रहे हैं, प्राइमरी फोकस कहां पर है, मैन्युफैक्चर, रिसर्च, सस्टेनेबल केमिकल्स को लेकर किस तरह के स्टैंड पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बायोटेक्स का नाम लगातार सामने आ रहा है? तो बायोटेक्स, जैसे कि हमने अभी जाना कि बायोटेक्स इज देयर सब्सिडरी इन मलेशिया, जो उन्होंने 5-6 साल पहले अक्वायर की थी। द सब्सिडरी इज फोकस्ड ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल, मोर एडवांस केमिकल्स, मोर एडवांस प्रोडक्ट्स। वहाँ पे लगातार R&D करते हैं वो, टू ब्रिंग आउट न्यू प्रोडक्ट्स विच दे कैन यूज इन द इंडियन मार्केट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम जस्ट बायोटेक्स, अगर R&D की बात करें तो द प्रमोटर्स एंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी क्लोजली लिंक्ड विद सासमेरा इंस्टीट्यूट इन वर्ली। And Sasmira Institute may they have an R&D center where they bring out new textile products, new textile chemicals, which they can apply and figure out better ways to bring out quality in the textiles. So if a company is focused on R&D, it shows the dedication of management to bring new products to the table. R&D is an investment, हालांकि खर्चे में दिखाते हैं, but it is an investment in the future of the company. ओके सो ये हो गई सारी की सारी इन्वेस्टमेंट थीसिस, या कह सकते हैं रैशनल, या
इस रिपोर्ट के पीछे सबसे ज्यादा अहम चीजें हमें क्या लगी, या फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड में जब हमने एक रिसर्च रिपोर्ट बनाई तो उस रिसर्च रिपोर्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हम चाहते थे कि हमारे रीडर्स हमारी रिपोर्ट्स को जो पढ़ रहे हैं वो देखें और जाने इस कंपनी के बारे में, ये सारी चीजें थी। एक छोटा सा रिकैप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट थीसिस का, लेकिन साथ साथ ये भी पहल फिर से एक बार आपको कहना चाहूंगी कि आपके सवाल जो है एक एक करके आने लगे हैं, और भी सवाल जो है आप हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगले 5 मिनट में हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की विंडो जो है वो ओपन करने जा रहे हैं फिनियोटेक्स केमिकल्स इन्वेस्टमेंट थीसिस पर। इन्वेस्टमेंट थीसिस, सबसे पहले टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री जो है हैज बीन इन अ डाउन साइकिल पॉइज्ड फॉर एन अपवर्ड ट्रेंड। आने वाले दिनों में अपवर्ड ट्रेंड नजर आ सकता है। सस्टेन्ड ग्रोथ जो कि सेल्स में, और साथ ही रोबिस्ट मार्जिन जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट थीसिस में कंपनी का सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच टुवर्ड सेल्स, जिसका जिक्र करने किया और कहा कि अलग तरीके की सेल्स टीम का गठन कंपनी करती है जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझते हैं। टेक्निकल पर्सनल गाइडिंग कस्टमर्स, इस तरह की वर्कफोर्स का कंपनी ने एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच निकाले हैं जो कंपनी के लिए काम करते हैं। क्लीनिंग हाइजीन सेगमेंट जो कि ग्रोथ को ड्राइव करेगा, जिसका जिक्र मैंने किया, इस पर भी नजर रहनी चाहिए। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन ऑन द कार्ड्स था, और वहां से डेवलपमेंट और एक्विजिशन को लेकर भी खबरें आने की सुगबुगाहट है, और इस सुगबुगाहट को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्ट्रैटेजिक टाइप्स जो हैं हेल्थ गार्ड और यूरोडाई सीटीसी के साथ, इसके चलते और स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन आर&डी के चलते इन्वेस्टमेंट थीसिस का हिस्सा बने ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारी इस रिपोर्ट में। अब आगे बढ़ते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि किसी भी कंपनी को जब आप समझ रहे हैं आपके लिए जानना जरूरी है, और वो इम्पॉर्टेंट चीज है कंपनी का स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की, वीकनेस क्या नजर आती है कंपनी में, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बिजनेस लाइंस में अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, और साथ ही कौन से थ्रेट्स हैं। स्ट्रेंथ वैसे तो काफी सारी चीजें हमने डीप डाइव रिसर्च में एक तरह से लिखी भी करण और बताई भी, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट कंपनी की स्ट्रेंथ क्या नजर आ रही है? तो मानसी, द स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी लाइज इन डाइवर्सिफिकेशन। उनके ज्योग्राफी इज डाइवर्सिफाइड। 75% जैसे कि हमने जाना, 75% इज डोमेस्टिक टर्नओवर, 25% इज फॉरेन टर्नओवर। हम जैसे हम्म। इन्वेस्टमेंट थीसिस में हमने बात की कि इनकी टाइप्स है विच विल लीड टू फ्यूचर सेल्स फ्रॉम आउटसाइड। सो डाइवर्सिफाइड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इज वन ऑफ देयर की स्ट्रेंथ्स। देन अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो वेल डाइवर्सिफाइड फ्रॉम, इट्स नॉट जस्ट वन सिंगुलर फोकस्ड कंपनी। क्योंकि अगर टेक्सटाइल सेगमेंट अकेला होता, टेक्सटाइल बिजनेस में प्रॉब्लम आ गया तो कंपनी पूरी प्रॉब्लम आ सकती है। दैट बिकम्स अ रिस्क। दे हैव डाइवर्सिफाइड फ्रॉम टेक्सटाइल इनटू क्लीनिंग एंड हाइजीन and looking to diversify further. The customer relationships are very deep because of the finishing chemicals. It's and the customers are sticky. What about weaknesses, मानसी? क्या लगता है आपको कि कंपनी में weaknesses क्या होनी चाहिए? थोड़ी बहुत ही है, लेकिन ठीक है, हर प्लस के साथ माइनस की भी बात होनी जायज है, चाहिए, जायज है। ताकि ताकि एक 360 डिग्री एनालिसिस और एक बर्ड्स आई व्यू हमारे व्यूअर्स लेकर जाएं जब ये वेबिनार खत्म होगा। तो वीकनेस की अगर बात करें, टेक्सटाइल केमिकल बिजनेस जो है वो डिपेंडेंट है, जैसे कि सबसे पहले आप जिक्र कर रहे थे जब इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात की, रॉ मटेरियल्स पर, कॉटन, दूसरे फाइबर प्राइसेस, ये जो कच्चे माल की कीमतों में बढ़त या फिर गिरावट होगी उस पर असर होगा। और ये एक काफी नॉर्मल बात भी है, और एक ध्यान में रखने वाली बात भी है, इसीलिए इसे एक वीकनेस के तौर पर समझ रहे हैं हम। वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो आएगी उसका एक असर पड़ सकता है कंपनी के बिजनेस में, सिर्फ इसी कंपनी के नहीं, इस क्षेत्र से जुड़ी सारी कंपनियों के बिजनेसेस में। सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी होते हैं इस तरह के सेगमेंट्स में, तो सप्लाई चेन डिसरप्शंस पर भी लगातार नजर होनी चाहिए, और हो सकता है कि छोटी सी वीकनेस के तौर पर ये भी सामने निकल कर आए, और इम्पोर्ट और सब्स्टिट्यूट मटेरियल से जुड़े जो थ्रेट्स हैं इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन वीकनेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। करण, आप बताइए। तो अपॉर्चुनिटीज जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की, देयर इज अ 20% एडिशनल कैपेसिटी इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अंबरनाथ प्लांट। सो वो उन्हें थोड़ी सी रूम मिल जाती है कि अगर डिमांड बहुत सडनली राइज होती है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर में वो वहाँ पे मशीनरी डिप्लॉय करके कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। देन देर जी। इज न्यू लैंड जो उन्होंने एक्वायर की है, जो अंबरनाथ में ही है, फैक्ट्री के 10 मिनट दूरी पे है, विच विल come become operational in 1.5 years time. That will add to volumes and the production capacity of the company. हेल्थ गार्ड सीटीसी की, जैसे कि आपने बताया, हेल्थ गार्ड और यूरोडाई सीटीसी का जो उनका टाइप्स है, दैट विल ब्रिंग इन रेवेन्यूज फ्रॉम अब्रॉड।
नॉन टेक्सटाइल सेगमेंट जैसे हो गया क्लीनिंग एंड हाइजीन सेगमेंट एंड ऑयल एंड गैस, वो दोनों सेगमेंट्स इज लुकिंग टू ड्राइव ग्रोथ फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। ऑयल एंड गैस में कंपनी को ऑलरेडी ट्रायल ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं, वहाँ पे भी डिटर्जेंट्स लगते हैं, वहाँ पे भी केमिकल्स लगते हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, तो दैट कुड बी अ मेजर सेगमेंट। हम जानते ही है ऑयल एंड गैस सेगमेंट कितना बड़ा हो चुका है एंड हाउ बिग द ऑयल इंडस्ट्री इज। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस के साथ साथ थ्रेट्स भी आपके सामने रख दें। टेक्सटाइल क्षेत्र जो है ना, टेक्सटाइल केमिकल स्पेस, वहां पर काफी ज्यादा स्टिफ कंपटीशन नजर आती है पियर्स से। अब जहां फिनियोटेक्स केमिकल्स की ही बात हम कर रहे हैं, इनके पियर्स यानी कि इनके प्रतिद्वंदी की अगर बात करें, ट्रांसपेक इंडस्ट्रीज, जारी बायोटेक, जीएचसीएल, केमप्लास सनमार, बासफ इंडिया, टाटा केमिकल्स, एसआरएफ जैसी कंपनियां हैं जो कि इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखती है। और इन्हीं कंपनियों की अगर बात करें तो ये कंपनियां भी अपने आप में एक पकड़ रख रही है इस मार्केट में। तो स्टिफ कंपटीशन यहाँ पर नजर आती है और इसी के चलते इसे एक थ्रेट के तौर पर मानना चाहिए। अंडर यूटिलाइज लार्ज कैश बैलेंस ऑन दी बुक्स, इस पर नजर होनी चाहिए। एनवायरमेंटल कंप्लायंस कॉस्ट, अब ये एक तरह की कॉस्ट है, कंप्लायंस से रिलेटेड एनवायरमेंट कंप्लायंस कॉस्ट, जो कि एक थ्रेट के तौर पर सामने आ सकती है। और सप्लाई चेन डिसरप्शन जो कि वीकनेस में भी थी, उसे भी एक थ्रेट के तौर पर ही मान लेना चाहिए। तो क्लियरली अगर करण देखें तो मैं कह सकती हूँ कि स्ट्रेंथ और वीकनेस के आपके पॉइंट्स ज्यादा थे, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज के आपके पॉइंट्स ज्यादा थे वीकनेस और थ्रेट्स से। तो हमारे व्यूअर्स काफी स्मार्ट इनफ है ये जानने के लिए कि कंपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज के मामले में आगे है वीकनेस और थ्रेट्स के मुकाबले। लेकिन ये सारा का सारा जहां लेखा जोखा हम समझ रहे हैं फिनियोटेक्स केमिकल्स का, कारण अब आपसे मैं जानना चाहूंगी, बिकॉज आपकी रिसर्च डेस्क का और आपकी रिसर्च टीम, आप पूरी की पूरी रिसर्च टीम ने काफी हद तक रिसर्च करके इस कंपनी पर एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है। इस रिपोर्ट के बाद क्या स्टांस है, क्या कहते हैं आप, जो हमारे माध्यम से हमें इस वक्त जो व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, उन्हें किस तरह के स्टैंड पॉइंट्स के साथ उन्हें आज जाना चाहिए फिनियोटेक्स केमिकल्स को लेकर? तो मानसी, जैसे कि हमने देखा आज कंपनी हैज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द in their space. There is a lot of new plants coming in. There is a lot of new positive triggers just waiting to happen. मान लो कि एक्विजिशन हो गया, नया प्लांट हो गया, तो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वी आर एक्सपेक्टिंग सेल्स टू इंक्रीज, वी आर एक्सपेक्टिंग द कंपनी टू डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट 2 years। हमारा प्राइस टारगेट माने तो हमारा प्राइस टारगेट है 530 and the price right now is 363, so that is a very good entry point and I feel the investors को आज यहाँ से ये लेके जाना चाहिए। आई होप कि उन्हें कुछ समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग मिले कंपनी कैसे काम करती है, कहाँ से रेवेन्यू ड्राइव होता है, कहाँ से रेवेन्यू नहीं ड्राइव होता है, एंड व्हाई इट इज बेटर देन द peers। Absolutely. So that calls for the end of हमारी ये इन्वेस्टमेंट थीसिस और फिनियोटेक्स केमिकल्स को लेकर जितनी भी सारी बातचीत थी, जितनी भी सारी एक्सप्लेनेशन थी। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। आपको क्विकली एक रिकैप देके बता दें कि इन्वेस्टमेंट थीसिस, आउटलुक और वैल्यूएशंस को टच बेस किया हमने, स्वॉट एनालिसिस को टच बेस किया हमने, उसके साथ साथ कंपनी की पकड़ कहाँ कहाँ है, कंपनी के बिजनेसेस क्या क्या है, प्रोडक्ट लाइंस क्या है, मैनेजमेंट मीट के टेक अवेज क्या निकल कर आए, प्लांट विजिट के बाद हमने क्या पता लगाया, कंपनी का पूरा ओवरव्यू अगर है वो यहाँ पर हमने आपके सामने रखा। सवाल जवाब का सिलसिला मैं शुरू कर रही हूँ क्योंकि सवाल आ चुके हैं, लेकिन मैं व्यूअर से ये कहना चाहूंगी कि हमारी जो टोटल डिटेल रिसर्च थी वो हमने आपके सामने रख दी है। पूरी कोशिश होगी आपके सवालों के जवाब देने की, लेकिन ये महज एक आकलन होगा और इस आकलन पे हम हमारी रिसर्च के बल पर आपको कुछ ना कुछ व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि आपकी हार्ड अर्नड मनी है, आपकी मेहनत की कमाई है, और इसे कहीं भी लगाने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना चाहिए। और इसकी लगातार वकालत हम भी करते हैं कि सिर्फ रिसर्च जाने ही ना, रिसर्च को समझे और रिसर्च को सीखने की भी कोशिश करें। कारण कुछ सवाल है, मार्जिन फॉर टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल केमिकल, राहिल शाह की तरफ से सवाल आए हैं। रेवेन्यू मिक्स फॉर टेक्सटाइल एंड नॉन टेक्सटाइल सेगमेंट इन नेक्स्ट 2 to 3 years एंड सस्टेनेबल मार्जिन रेंज, आने वाले 2 से 3 सालों में फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच किस तरह का नजर आता है? ये सवाल है राहिल की तरफ से। राहिल शुक्रिया सवाल के लिए। करण आप बताएं। तो राहिल, मार्जिन्स जो है टेक्सटाइल सेगमेंट में ज़्यादा है बिकॉज इनका जो 60% ऑफ टेक्सटाइल सेगमेंट वॉल्यूम्स है आर ड्रिवन बाय द फिनिशिंग सेगमेंट। सो टेक्सटाइल सेगमेंट में ज़्यादा मार्जिन्स है, हमारे पास स्प्लिट नहीं है
कि कौन से सेगमेंट में कितने मार्जिन होते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ इट इज अंडर केमिकल्स. बट व्हाट आई कैन टेल यू इज के रेवेन्यू मिक्स फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years, it is looking like textiles will go smaller and smaller, and we'll see cleaning and hygiene and oil and gas pick up to be a larger portion of the revenue going forward. सस्टेनेबल मार्जिन रेंज की हम बात करें, अभी Q3 FY24 में कंपनी ने 29% EBITDA पोस्ट किया था, बट going forward we feel 22 to 25% is where the company would stand at in terms of EBITDA margins. ओके, विराज की तरफ से सवाल है, टारगेट क्या एक्सपेक्ट करते हैं? टारगेट अभी हमने आपको बताया 531 के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि मौजूदा दाम से करीब 48 से 50% की अपसाइड है, लेकिन टाइम फ्रेम, कारण किस टाइम फ्रेम तक एक्सपेक्ट करना चाहिए इस टारगेट को? Mansi, 1 to 2 years. 1 ओके, to 2 सो years. It is a जैसे long-term investment. It is not a short-term trading opportunity. नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. तो it ओके, is a long-term investment. पकड़ के बैठना पड़ेगा. इवन आई सेकंड द थॉट, और फिर से मैं कहना चाहूंगी कि वी एडवोकेट इन्वेस्टमेंट, और हम लगातार आपको कहते हैं कि निवेश की जो बारीकी है, निवेश की जो खूबसूरती है, उसे अगर आप समझ गए तो वेल्थ क्रिएशन जो है उसका रास्ता, उसका सफर आपके लिए काफी बेहतरीन हो जाएगा. Absolutely. Has the company faced any failed preferential allotment history in past records या financials पर, अगर करण आपके पास कोई details हैं, not just this, तो लेकिन past records को ध्यान में रखते हुए? So Mansi, Viraj, what we've seen is that there's a recent QIP which was successful. 346 पे preferential issue हुआ था. So that is why it is a very good opportunity to enter in. आपको बड़े इन्वेस्टर के प्राइस पे एंट्री मिल रहा है. द कंपनी ने तभी लगभग 200-250 करोड़ रेस किए वो QIP में, वारंट्स और इक्विटी शेयर्स के तहत. सो आई थिंक फेलियर पता नहीं, पर अभी वाला तो सक्सेस गया इनका. दिस वाज वेरी रिसेंट एंड अभी अपडेट्स भी आ रहे हैं उनके, तो अलॉटमेंट भी हो जाएगा. ओके, रविंद्र की तरफ से एक और सवाल है, और उनका ये कहना है कि क्या वैसे ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, पोस्ट केपेक्स की अगर बात करें, करण क्या लगता है किस तरह के सिनेरियोज नजर आएंगे? क्योंकि एक्विजिशन भले ही ऑन दी कार्ड्स है इस वक्त, और कारोबार विस्तार की बातचीत भी यहाँ पर चल रही है, तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि रेवेन्यू में बढ़ोतरी, या फिर इनफैक्ट रेवेन्यूज तो बढ़त दिखाएंगे, लेकिन पोस्ट केपेक्स सिनेरियोज किस तरह के बनते हुए दिखेंगे? पोस्ट केपेक्स सिनेरियोज अभी कंपनी का देखे तो देयर इज अ लॉट ऑफ कैपिटल व्हिच इज अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड इन द कंपनी राइट नाउ. कंपनी के बुक्स में एज ऑन 23 125 करोड़ कैश पड़ा था. सो केपेक्स करने के बाद जो कंपनी का रेवेन्यू है, आरओसी है, आरओए है, रिटर्न जो है वो ज़्यादा किफ़ायती आना चाहिए. इट विल वर्क बेटर, द मनी विल बी डिप्लॉयड बेटर. राइट नाउ द मनी इज नॉट डिप्लॉयड और इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिप्लॉयड. So once the money is deployed, the returns will be higher on that money, because cash पड़ा है तो आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है. अच्छा करण, एक सवाल मेरी तरफ से भी था, और ये सवाल इनफैक्ट कंपनी के पेयर कंपैरिजन को लेकर भी था, और ये एसोसिएटेड है क्योंकि एक और क्वेश्चन विराज की ही तरफ से है. यूबैक कोलोरेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी है, क्या लगता है आपको कि ये बिगर कॉम्पिटिटर है फॉर द कंपनी? क्योंकि ये भी पिगमेंट और डाइज में है, विच आर यूज्ड लाइक पर्टिकुलरली नॉट ओनली इन टेक्सटाइल, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में. मेरी तरफ से भी ये सवाल होगा कि पेयर कंपैरिजन को कैसे देखा आपने, और पेयर कंपैरिजन को कैसे स्लेट किया जब आप रिसर्च कर रहे थे? तो मानसी, पेयर कंपैरिजन में यूबैक कलरेंट्स जो कंपनी है, इट इज मोर इनटू डाइज एंड पिगमेंट्स आर मोर कमोडिटी केमिकल्स. Pineotex is not into dyes and pigments in a big way. रहेंगे इनके पास भी डाइज वाले प्रोडक्ट्स, बट जैसे कि हमने, अब आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ मल्टीपल टाइम्स नाउ, कि इट इज फोकस्ड ऑन द फिनिशिंग सेगमेंट, नॉट ऑन द डाइज, पिगमेंट्स एंड द अदर टेक्सटाइल प्रोसेसेस. सो यूबैक कलरेंट्स इज नॉट अ वन टू वन कंपैरिजन. केमिकल इंडस्ट्री में एक्चुअली यही होता है कि आप एक कंपनी को दूसरे कंपनी से डायरेक्टली कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, बिकॉज प्रोडक्ट प्रोफाइल इतना डिफरेंट होता है, मार्जिन प्रोफाइल इतना डिफरेंट होता है, हर एक कंपनी एक छोटी सी दुनिया हो जाती है. So it एब्सोल्युटली. becomes difficult to compare one to one. But what we do is we compare it based on what the profitably margins are, what the margins are, क्या EPS रहा, कैसे PE रहा. So at 36% ROC, it is doing very well.
अभी जब भी FY23 की बात करें, Q3 FY24 की बात करें, हम लास्ट क्वार्टर की, सारे केमिकल कंपनीज में जनरली नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं, बट FCL पोस्टेड अ वेरी गुड रिजल्ट विद अ 29% EBITDA मार्जिन, एंड दैट जस्ट शोज कि जो मैनेजमेंट में क्षमता है कि बुरे वक्त में भी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करने की, दैट इज अ वेरी गुड साइन इन माय ओपिनियन। एब्सोल्युटली, एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन भले ही ना हो, लेकिन कुछ मोर्चों पर कंपैरिजन जरूर हो सकती है, और उनमें से एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स या क्वार्टरली नंबर्स ही हैं। और ऑफ कोर्स क्वार्टरली नंबर्स काफी हद तक बयां करते हैं कि कंपनी के पिछले तिमाही में किस तरह के परफॉर्मेंस रहे, सालाना आधार पर किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, और उसी के साथ साथ जब कंपनी के पेयर्स को देखा जाए, उनका परफॉर्मेंस ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस को कंपेयर किया जाए, तो फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनी के नंबर्स जो हैं वो उभर कर निकल कर आते हैं। लेकिन एक और सवाल इरफान की तरफ से, क्या इसी तरह का वेबिनार आप GSFC और सुमितोमो केमिकल्स पर करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और इस तरह का प्रतिसाद अगर हमें मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस अगर हमें मिल रहा है, हम बेहद खुश हैं, हम बेहद थैंकफुल हैं। और आगे आने वाले दिनों में हमारी रिसर्च टीम की तरफ से जो उम्दा रिसर्च और रिपोर्ट्स और कंपनी स्क्रिप्ट वाइज जो रिसर्च रिपोर्ट्स निकल कर आएंगी, उन तमाम रिपोर्ट्स पर, इन तमाम आपके तरफ से जो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, उन पर भी वेबिनार करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। एक और सवाल है हिमांशु जेटली की तरफ से, कारण अगेन आई थिंक you'll have to repeat yourself because उनका भी यही कहना है कि how do you see this company when it comes to comparison with Deepak Nitrite, Fact and Gujarat Fluorochem in the portfolio, और क्या इसे डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना चाहिए? तो बहुत सही सवाल है। पीयर कंपैरिजन इज अ वेरी राइट वे टू लुक एट कंपनीज, और काफी डाइवर्सिफिकेशन इज आल्सो अ वेरी गुड थिंग टू डू अबाउट योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन है तो आप भी रिस्क से बच के रहोगे। अभी यहाँ जो इन्होंने चॉइसेस दिए हैं, दीपक नाइट्राइट, फैक्ट एंड गुजरात फ्लोरोकेम। गुजरात फ्लोरोकेम इज इन द रेफ्रिजरेंट गैसेस बिजनेस, दीपक नाइट्राइट इज इन नाइट्राइट प्रोडक्ट्स, तो और फैक्ट इज मोर इनटू एग्केम। सो ये सारे इंडस्ट्रीज डिफरेंट हो जाते हैं कंपेयर टू फिनियोटेक्स। So it is definitely worth diversifying and taking that additional return, because AgChem की बात करें, AgChem has been weak over the last 1 year. Agrochemicals has been slightly weaker. So going forward, it might go up, but it is good to diversify. It is always better to diversify when you see such a good opportunity out there with a 40-50% return. Absolutely. And on this note, समय की पाबंदी भी है, सवाल जवाब का सिलसिला जरूर जारी रखिए। आप सवाल हमारे जो ईमेल आईडीज हैं उस पर भी पूछते रहें, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के वेबिनार्स को हम लगातार आपके सामने लेकर आएं, और उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, बी इट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, बी इट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह के सवाल निवेश के लिहाज से अगर आप पूछना चाहें तो हम हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम इन रिसर्च की बात कर रहे हैं, इन रिसर्च के साथ साथ हमारे रिसर्च का पूरा जो एक प्रोडक्ट कह सकते हैं, उस प्रोडक्ट पर भी नजर होनी चाहिए। हमारे पास जितने भी वर्टिकल्स, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन तमाम प्रोडक्ट्स वर्टिकल्स की जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़ना है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए कई सारे माध्यम हैं, कई सारे मीडियम्स हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं। साथ ही हमारे लगातार सर्विस जो हमारी डेस्क है वो भी काफी हद तक एक्टिव रहती है, हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए हम तक पहुंचे। और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं कि निवेश के लिहाज से इस वक्त आपकी जिंदगी की गाड़ी कहाँ पर है और वहां से आपको कहाँ लेकर जाना चाहिए। लेकिन ऑन द क्लोजिंग फ्रंट, एक चीज मैं फिनियोटेक्स केमिकल्स के लिए बताना चाहूंगी, जो कि ये पूरे के पूरे वेबिनार का सार होगा, जिससे हमारे व्यूअर्स को एक आइडिया आ जाएगा कि फिनियोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड पर किस तरह का स्टैंड पॉइंट हमारी रिसर्च डेस्क की तरफ से, हमारी रिसर्च डीप डाइव जब कर रही थी उनकी तरफ से आता हुआ दिखा। So Finiotex Chemicals Limited has showcased a strong track record of growth in revenues within 3 years, revenue CAGR of 38% as on FY23, supported by robust margins. Average 5-year profit margins coming
in at 15% as on FY23. FCL यानी कि Phenotix Chemicals Limited is a growing specialty chemical manufacturer with international strategic partnership with Eurodye CTC, Belgium and Healthguard Australia, which will drive further growth opportunities. कई सारे पैमानों पर खरी उतरी है कंपनी और आने वाले दिनों में भी कंपनी के फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच काफी अच्छे नजर आ रहे हैं. Upcoming addition to its manufacturing capacity will add a strong base for generating future growth. Management's tight control over working capital cycle and margin will ensure good earnings growth going forward. So ये सारे के सारे रैशनल हैं जिन रैशनल को मद्देनजर रखते हुए फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड को आपको देखना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. करण, इस रिसर्च को और ज्यादा डिटेल में हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया. इस तरह के वेबिनार्स को लगातार हम लेकर आएंगे. उम्मीद यही करती हूँ कि इस वेबिनार की ही तरह और इस वेबिनार से भी ज्यादा अच्छा रिस्पांस हर वेबिनार में हमें मिलता रहे. विशेष निवेश के इस वेबिनार सीरीज में इतना ही. नमस्कार. Thank you, Mansi. Thank you, everyone.